जिंदगी में कोशिश करने से मत घबराना, क्योंकि इस बार शुरुआत शून्य से नहीं अनुभव से होगी। नमस्कार, प्रणाम। मैं सुरेश सोनी सन इंस्टीट्यूट की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस चैनल पर यहाँ जो वीडियो लेके आ रहे हैं वो है आरपीएससी एनालिस्ट कम प्रोग्रामर एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन या नॉर्मल फॉर्म्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और काफ़ी टिपिकल टॉपिक है, उसका लेक्चर लेके आ रहे हैं। उसमें काफ़ी डिटेल के अंदर विथ एग्जाम्पल्स अपन उसको एक्सप्लेन करेंगे। और उसके बाद एक जो नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे उसमें इसके 20 MCQs 1 by 1 उनको भी डिस्कस करेंगे। एग्जाम में 100% इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं और मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स से ये क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं हो पाते हैं और ये टॉपिक जो काफ़ी प्रॉब्लम देता है, काफ़ी दिक्कत आती है। तो हम इसकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे जिससे आप लोगों को एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना आए। धन्यवाद। आज हम जो वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं उसका जो टॉपिक है वो है नॉर्मल फॉर्म्स या नॉर्मलाइजेशन। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आप सब लोगों को पता है। टिपिकल टॉपिक है, ये भी आप लोगों को पता है। आज हम इसमें अपनी तरफ से इसमें एक्सप्लेन करेंगे और कोशिश ये करेंगे विथ एग्जांपल लेते हुए कि आपके जो डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएं, और उसके बाद जो अगला वीडियो वो उसमें MCQs भी क्लियर कर देंगे ताकि आपको एग्जाम्स में इसको अटेम्प्ट करने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। चलिए यहाँ देख लीजिए पहले क्या कह रहे हैं। व्हाट इज नॉर्मलाइजेशन, यानी नॉर्मलाइजेशन की यहाँ सिंपल जो है एक डेफिनेशन या उसके जो इंट्रोडक्शन जो है वो बताया गया है। नॉर्मलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ स्ट्रक्चरिंग द डाटा इन ए डाटाबेस। ये ठीक है, टेक्निकल लैंग्वेज के अंदर अब अपन उस फॉर्म में आ जाते हैं। इसका पहली बात तो ये देखिए कि आपको नॉर्मलाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ती है, नॉर्मलाइजेशन की नीड क्यों है आप लोगों को। ऐसा कोई डाटा, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है क्या? इसका मतलब है अपने पास जो ऑलरेडी डाटा है वो अननॉर्मलाइज्ड है, तभी अपन उसको नॉर्मलाइज कर रहे हैं। अननॉर्मलाइज से क्या मतलब है? अननॉर्मलाइज का मीनिंग ये है कि वो जो डाटा है आपके पास में प्रॉपर वे में स्ट्रक्चर्ड नहीं है, स्केलेटन नहीं है, प्रॉपर वे में अरेंज नहीं है, रिपीटेटिंग उसमें डाटा के अंदर डाटा की ज़्यादा डुप्लीकेसी रखी। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई बैंक है, बैंक का कोई कस्टमर है, उसका अकाउंट नंबर है, तो उसके मल्टीपल डाटास पड़े हैं, उसके एड्रेस चेंज हो गया, होम एड्रेस चेंज हो गया, लेकिन उसके कुछ डाटा जैसे जहाँ पर उसके न्यू एड्रेसेस भी आ रहे हैं और उसमें ओल्ड एड्रेसेस भी आ रहे हैं। तो ये तो काफ़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि बाद में जब भी उसके डाटास को कभी डिलीट किया जाएगा या अपडेट किया जाएगा उससे कंफर्म ही नहीं हो पाएगा कि आपको किस डाटास के ऊपर, कौन से रिकॉर्ड के ऊपर वर्क करना है। इसी प्रकार से ये सेम दिक्कत जो उसके डिलीशन और अपडेशन के अंदर भी आएगी, करेगी। तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो इशू है जिसकी वजह से नॉर्मलाइजेशन को यूज किया जाता है, नॉर्मल इस कंसेप्ट को, वो है डेटा रिडंडेंसी। डेटा रिडंडेंसी का मतलब है डेटा डुप्लीकेशन। डेटा की डुप्लीकेशन या मल्टीपल कॉपीज जो है वो इकट्ठी हो जाती है। अपने को उसको रिमूव करना है, इस तरीके से करना है कि पर्टिकुलर रिकॉर्ड, एक चीज ध्यान दीजिए कि रिलेशनल टेबल के अंदर जो भी आपकी आज की डेट में रियल वर्ल्ड में जितना भी डाटाबेस यूज हो रहा है, ओरेकल फील्ड में, बैंकिंग के अंदर, हर जगह पे जहां पर भी यूज हो रहा है, उन सब के अंदर टेबुलर फॉर्म काम में ले रहे हैं। टेबुलर फॉर्म का मतलब ये होगा कि आप किसी भी क्लाइंट की कोई इन्फॉर्मेशन जो होती है, केवल उसका एक रिकॉर्ड, एक रो स्टोर्ड रहती है। जब भी इंफॉर्मेशन डिलीट की जाएगी उसका एक रिकॉर्ड वहां से क्या होगा, डिलीट होगा, और सारी इंफॉर्मेशन वहां की डिलीट हो जाएगी। नेक्स्ट यहां पर है ऑर्गेनाइज द डेटा यूजिंग डिफरेंट फॉर्म्स एंड एनहांसेस डेटा इंटीग्रिटी इन द टेबल। डेटा इंटीग्रिटी का मतलब ये है कि अगर आप एक किसी भी रिकॉर्ड को इंसर्ट करते हैं, किसी भी इंफॉर्मेशन, और अगर उसकी मान लो 5 या 10 सब टेबल्स बनी हुई है, तो उसकी सब जगह पे वो इंफॉर्मेशन सेम इंसर्ट हो जानी चाहिए, चाहे वो कंप्लीट फॉर्म में है या पार्शियल पार्ट में। ऐसा नहीं है कि किसी क्लाइंट की मान लीजिए 10 टेबल्स है, 10 टेबल के अंदर उसकी सारी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है। अगर आप कोई रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हैं तो शुरू की 3 या 4 टेबल के अंदर तो रिकॉर्ड के कुछ डाटास तो सही जा रहे हैं, और बाकी टेबल के अंदर वो जो रिकॉर्ड्स के जो डाटास हैं वो आपके ओल्ड ही स्टोर हो रहे हैं। तो इसलिए डेटा इंटीग्रिटी का मतलब ये है कि जब हम नॉर्मलाइज फॉर्म अप्लाई करेंगे तो जहां जहां पर उसकी नीड होगी, डेटा को इंसर्ट करेंगे, अपडेट करेंगे, डिलीट, उन सब टेबल के अंदर वो रिफ्लेक्ट करेगा। इसका मेन पर्पज इन दो मोटोज के अराउंड सारा काम नॉर्मलाइजेशन का किया जाता है। इनडायरेक्ट वे में अदर बेनिफिट्स भी होता है इसके अंदर, लेकिन अपन उसको ज्यादा प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं। जैसे आप डेटा रिडंडेंसी,
या डुप्लीकेसी को जब आप रिमूव करेंगे तो डेफिनेटली डेटा स्पेस जो है वो काफ़ी सेव हो जाएगा, क्वेरी की जो परफॉर्मेंस है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, एनहेंस हो जाएगी। तो वो अदर इनडायरेक्ट वे के बेनिफिट हैं यहाँ पर। और थर्ड वन जो है वही अभी जो आपको बता चुके हैं, डेटा रिडंडेंसी, और उसके बाद इंसर्शन, अपडेट, डिलीशन, एनोमलीज। इसका मतलब एनोमलीज का क्या मतलब होता है, मतलब आप कोई डाटा अनइंटेंशनली आपके साथ वो चीज हो रही है, यानी इंटेंशन नहीं है। फॉर एग्जांपल आपका इंटेंशन ये है कि एक वो जैसे भी आपको बताया था वो एनोमलीज वर्ड ही था इंसर्ट के रेस्पेक्ट में, कि जैसे आपने किसी रिकॉर्ड को इंसर्ट किया और वो सब टेबल में 10 टेबल में उसके डेटा को रिफ्लेक्ट होना चाहिए, लेकिन अनइंटेंशनली हो क्या रहा है कि वो 5 टेबल में रिफ्लेक्ट हो रहा है, 5 टेबल में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। तो ये वर्ड जो है टेक्निकल वर्ड है, वो ये एनोमलीज कहलाता है। तो इस प्रॉब्लम को भी सॉर्ट आउट कर देता है। और ये जो यहाँ पर अपन जो नॉर्मल फॉर्म्स के जो डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्म्स करेंगे अपने इस लेक्चर के अंदर, जो कवर अप करने वाले हैं वो है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म एंड BCNF, बॉयस कोड नॉर्मल फॉर्म। तो जो साइंटिस्ट थे जो ई कोड, इनका काफ़ी फेमस नाम है डेटाबेस के अंदर, इन्होंने इस फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म को 1917 के अंदर डेवलप किया था। यहाँ पर अपनी ये जो टाइप्स है वो बताई गई है कि अपन कौन कौन से जो हैं नॉर्मल फॉर्म्स कवर करने वाले हैं। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म एंड BCNF। नेक्स्ट अपन देखते हैं वीडियो के अंदर फर्स्ट वन, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। जितने भी अपन नॉर्मल फॉर्म करेंगे विद हेल्प ऑफ एग्जाम्पल उनको एक्सप्लेन करेंगे, बिना उसके समझ में नहीं आएगा। एक और चीज बता देता हूं आपको एग्जाम पर्पज के हिसाब से, जो शॉर्ट में चीज ध्यान रखनी है इन 4 नॉर्मल फॉर्म के रेस्पेक्ट में, आप उनकी पहले करेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टी 1 वर्ड में ध्यान रख लीजिए। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म आप लोगों को ध्यान में रखना है करेक्टरिस्टिक, यहाँ पे ऑटोमिसिटी। सेकंड नॉर्मल फॉर्म, इसके रेस्पेक्ट में वर्ड ध्यान रखना है पार्शियल डिपेंडेंसी। थर्ड नॉर्मल फॉर्म, इसके रेस्पेक्ट में वर्ड जो ध्यान रखना है वो रखना है ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। और BCNF, इसके रेस्पेक्ट में वर्ड ध्यान में रख लीजिए ओवरलैपिंग कैंडिडेट कीज। ये 4 वर्ड ध्यान में रख लीजिए, आपको उनकी प्रॉपर्टी अपने आप ही समझ में आ जाएगी। एग्जाम में थ्योरी से रिलेटेड अप टू सम लेवल आप अटेम्प्ट कर पाएंगे, बाकी अपन यहाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं। यहाँ पर देख लीजिए फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की कंडीशन क्या कह रहा है, प्रायोरिटी। इफ द ऑटोमिसिटी ऑफ द टेबल इज अ 1, टेक्निकल वर्ड है। ऑटोमिसिटी वर्ड, इसका मतलब ये है ऑटोमिक वर्ड होता है इंडिविजिबल, सेपरेट, सिंगल वन, उस वर्ड के लिए ये काम में लिया जाता है। ऑटोमेसिटी यानी किसी भी कॉलम के अंदर, क्योंकि आप टेबल में जब इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहे हैं तो रो एंड कॉलम की फॉर्म में होती है, तो कॉलम के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है एट ए टाइम उस कॉलम में केवल उसकी 1 वैल्यू ही स्टोर होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी एम्प्लॉय की या किसी क्लाइंट के एड्रेस स्टोर कर रहे हैं, मान लीजिए उसके पास में 2 मकान है, तो वहां पर एक मकान उसका जोधपुर में, एक जयपुर में है, तो आप एड्रेस के अंदर जोधपुर एंड जयपुर दोनों स्टोर नहीं कर सकते हैं। या तो आपको जोधपुर वैल्यू स्टोर होगी या जयपुर स्टोर होगी। सिंगल वैल्यू जो स्टोर होगी जोधपुर आइदर और जयपुर, ये वैल्यू कहलाएगी ऑटोमिक वैल्यू, और इसके अंदर जैसे ही हो जाएगा ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है, ऑटोमिसिटी स्टेडियम्स की फर्दर डेफिनेशन बता रहा है, कांट होल्ड मल्टीपल, वही इसकी फर्दर डिटेलिंग बता रहा है जो अभी आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं। दिस अलाउज द मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, ये मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट जो वो अलाउ नहीं करता, ऐसा नहीं है 2 या 2 से ज्यादा वैल्यू एक साथ है उसमें कर दे, ये अभी एक्सप्लेन किया है उसी चीज के बारे में। नेक्स्ट अपन इसका एग्जांपल देख लेते हैं जहां से आपको ये बेस्ट वे में समझ में आएगा। ये देख लीजिए, ये आपकी यहाँ पर मेन टेबल है, प्राइम टेबल। इस टेबल, ये स्टूडेंट से रिलेटेड टेबल है, यहाँ पर ये रोल नंबर है, रोल नंबर इसका प्राइमरी की फील्ड है या की फील्ड है। इन कीज को अपन थोड़ा बाद में एक्सप्लेन करते हैं, पहले यहाँ देख लीजिए 1 2 3 दिया है। मेन जो चीज आपको बताने जा रहा हूँ फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में, वो ये देख लीजिए, ये आपकी टेबल अननॉर्मलाइज्ड है, नॉर्मलाइज्ड नहीं है, अननॉर्मलाइज्ड है। तो आप कोर्स एट्रीब्यूट के ऊपर ध्यान से देखिए, कोर्स के अंदर यहाँ पर आप 2 टाइप्स ऑफ कोर्स दिए गए, C++, C++, यानी कुछ रोज के अंदर दिए गए, जरूर नहीं कि सब में हो, कुछ के अंदर दिए गए, लेकिन वो अननॉर्मलाइज्ड ही कहलाएगा। तो यहां पर एक साथ एक ही कॉलम में 2 वैल्यू दी गई, C और C++,
ये परमिशेबल नहीं है। वन रो के अंदर वन कॉलम में वन वैल्यू आनी चाहिए। तो इसलिए अपन जब इसको फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, यहां पर ध्यान से देखिए, जैसे ये है रोल नंबर 1 राहुल, एक बार इसके साथ में कोर्स सी ले लेंगे और सेकेंड बार टाइम फिर लेंगे, इसको रिपीट कर देंगे 1 राहुल सी प्लस प्लस। तो ये अब आपका जो डाटा है, ये जो टेबल है अब आपकी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के अंदर अवेलेबल है। तो ये उससे नॉर्मलाइज्ड हो गया। अब ये टेबल आगे सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल, ये डिपेंड करता है आपकी टेबल की कॉम्प्लिकेसी कितनी है, उस हिसाब से अपन आगे के नॉर्मल फॉर्म तक जाएंगे। अगर मान लो आपके पास में टेबल ऐसी गिवन है कि सेकंड नॉर्मल फॉर्म तक ही काम हो रहा है, तो थर्ड नॉर्मल फॉर्म की जरूरत नहीं है, BCNF की जरूरत ही नहीं है, तो अपन आगे उसके ऊपर वर्कआउट नहीं करेंगे। टेबल उतनी लार्ज और उतनी कॉम्प्लिकेटेड होनी चाहिए, तभी उसके ऊपर फर्दर जो नॉर्मल फॉर्म्स हैं वो अप्लाई हो सकते हैं। नेक्स्ट अपन सेकंड नॉर्मल फॉर्म के ऊपर वर्कआउट करें उससे पहले जो है अपन यहाँ पर देख लेते हैं कैंडिडेट की एंड सुपर की, क्योंकि इनकी नीड आगे जो सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म अगर जो आगे जो करेंगे वहां पर इसकी नीड रहेंगी। तो इस कंसेप्ट को यहाँ पर क्लेरिफाई कर देते हैं, उसके बाद आगे मूव करते हैं। यहाँ पर देख लीजिए कैंडिडेट की, विथ हेल्प ऑफ एग्जाम्पल ही कर रहे हैं, ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। पहली बात तो ये देख लीजिए कैंडिडेट की, सुपर की, प्राइमरी की, ऑल कीवर्ड के अंदर एक कॉमन कंसेप्ट होता है जो सबके अंदर कॉमन फीचर अप्लाई होता है कि की के अंदर कैपेबिलिटी होती है कि मिलियन ऑफ रिकॉर्ड्स में से किसी भी एक सिंगल रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करना या उसको रिट्रीव करना। अगर उसके अंदर ये कैपेबिलिटी नहीं है, वो ये नहीं कर सकता है, तो वो की फील्ड नहीं होगा। नेक्स्ट, जब भी की फील्ड बनाया जाता है वो सिंगल कॉलम, 2 कॉलम या मोर देन 2 कॉलम्स को लेके बना सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर एप्लीकेशन। अब अपन यहां पर आ जाते हैं कैंडिडेट की सिंपल जो जब यहां पर की लेते हैं यहां पर, तो कैंडिडेट की 1 कॉलम या 2 कॉलम्स को लेके अपन की बनाते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंगली। जरूरी नहीं कि आप उसको इस टेबल के अंदर देखिए ID रोल नंबर, अगर मैं रोल नंबर को देखूं तो आप रोल नंबर भी अपने आप में की फील्ड का काम कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि रोल नंबर किसी एक स्टूडेंट को एक ही अलॉट होगा, 2 स्टूडेंट को सेम रोल नंबर अलॉट नहीं करते हैं। ID जो है वो भी अपने आप में सिंगल, तो इनको इंडिपेंडेंट भी ले सकते हैं, लेकिन अपन यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ID एंड रोल नंबर दोनों को लेते हुए कंबाइंड 2 कॉलम्स को लेते हुए कैंडिडेट की बनाई है। लेकिन ईच वन जो है यहाँ पर, ईच वन यानी ये ID और रोल नंबर ईच वन, ये अपने आप में सेपरेटली एक प्राइमरी की का काम कर सकता है अगर अपने को नीड है तो। नेक्स्ट अपन मूव करते हैं सुपर की भी सेम इसी का ही है, लेकिन इन की फैक्टर के अंदर सुपर की जो है टॉप लेवल पे है। क्या फर्क है, सुपर की जो बनती है हमेशा, जो प्रीवियसली जो कैंडिडेट की बना चुके हैं, प्रीवियस जो कैंडिडेट की जो बना चुके हैं, नंबर ऑफ कैंडिडेट की बना चुके हैं, या तो उनको कंबाइन करते हुए कोई एक अलग से की बनती है वो सुपर की कहलाती है, या फिर प्रीवियसली कोई कैंडिडेट की बनी हुई है और उसके अलावा भी कोई न्यू कॉलम ऐड करके उसको अपन की बनाना चाहते हैं। तो अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये वाला जो पार्ट था ये ऑलरेडी कैंडिडेट की है, इस की के साथ में अपन इस कॉलम को ऐड करके नई एक की बना रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड एज अ सुपर की। ये आपकी हो जाएगी कैंडिडेट की, ये हो गई, कंबाइन करें तीनों कॉलम को तो सुपर की। ID को सेपरेटली ले लूं, रोल नंबर को सेपरेटली ले लूं, या ID को मैं डिपार्टमेंट नंबर के साथ में बना यूज करते हुए इसको प्राइमरी की भी ले सकता हूं काम में। लेकिन की का जो मेन पर्पज है टू रिट्रीव अ सिंगल रिकॉर्ड फ्रॉम मिलियन ऑफ रिकॉर्ड्स, ये पर्पज होता है। अब अपन मूव करते हैं अपने सेकंड NF के ऊपर। यहां पर देख लीजिए सेकंड NF जो सेकंड नॉर्मल फॉर्म है, इसकी प्रियर कंडीशन ये है, तो पहले जो भी आपके पास टेबल है वो इतनी कॉम्प्लेक्स है कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म से वो स्ट्रक्चर्ड नहीं हो पाई है, नॉर्मल नहीं हो पाई है, तो उस केस में अपन सेकंड नॉर्मल फॉर्म की तरफ मूव करते हैं, शिफ्ट करते हैं। तो इसकी फर्स्ट कंडीशन तो ये रहेगी कि यहां पर ये जो है
फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में ऑलरेडी होना चाहिए। तो अपन ये मान के चल रहे हैं कि टेबल जो अपने पास ऑलरेडी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है। फिर एक जो यहां पर आपको मैंने करेक्टरिस्टिक बोला था, याद रखना, तो टेबल शुड नॉट पोसेस द पार्शियल डिपेंडेंसी। इसका एक इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक जो वन वर्ड करेक्टरिस्टिक है वो आपको मेमोराइज करना है, पार्शियल डिपेंडेंसी। इसका मतलब क्या है, इसको मैं विथ हेल्प ऑफ एग्जांपल समझाता हूं, आप बिल्कुल समझ में आ जाएगा। यहां पर देखिए, इसके अंदर क्या कर रहे हैं अपन, इस टेबल के अंदर, टेबल लोकेशन में कस्टमर आईडी एंड स्टोर आईडी, ये अपने आप में जो है एक कैंडिडेट की है, ये अपने आप में क्या है, एक की फील्ड है। ओके, स्टोर लोकेशन जो है ये स्टोर आईडी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, यानी स्टोर लोकेशन मतलब स्टोर आईडी जो है स्टोर लोकेशन को आइडेंटिफाई करेगा। तो अब एक चीज ध्यान से देखिए कि स्टोर लोकेशन जो है वो कंप्लीटली कस्टमर आईडी एंड स्टोर आईडी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, वो सिर्फ यहां पर स्टोर लोकेशन जो है ये सिर्फ स्टोर आईडी के ऊपर डिपेंडेंट है। यानी यहां पर क्या हो रही है, यहां पर पार्शियल डिपेंडेंसी हो रही है। इसलिए ये जो टेबल है सेकंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। इसको कन्वर्ट करने के लिए अपन देखिए क्या करते हैं। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए अपन बेस्ट वे में क्या करेंगे, स्टोर लोकेशन जो है स्टोर आईडी के ऊपर डिपेंड है, तो एक तो ये करेंगे कि इसको इन दोनों को लेते हुए यहां पर एक अलग से सेपरेट टेबल बना देंगे। नेक्स्ट, कस्टमर आईडी और स्टोर आईडी अपने आप में की फील्ड है, तो इनको लेते हुए एक सेपरेट टेबल बनाएंगे। देखते हैं नेक्स्ट, ये देख लीजिए, ये आपकी टेबल है, ये आपकी मेन टेबल है जो प्रीवियसली अपन ने दी थी। यहां पर अपन देखिए कि अपन क्या कर रहे हैं, यहां पर स्टोर लोकेशन जो स्टोर आईडी के ऊपर, इसको लेते हुए अपन एक सेपरेट टेबल बना दी। यानी ये इसके अंदर ये वाला इसका क्या करेगा, प्राइमरी की फील्ड का काम करेगा और इसके थ्रू ये आइडेंटिफाई हो जाएगा और ये अपने आप में ऑलरेडी कैंडिडेट की है, लेकिन इसके साथ में अदर कोई एट्रीब्यूट नहीं आएगा, विदाउट एट्रीब्यूट यूज होगा। इस तरीके से अब ये जो टेबल है आपके पास में ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म के अंदर अवेलेबल है। नेक्स्ट नॉर्मल फॉर्म जो ले रहे हैं वो ले रहे हैं अपन थर्ड नॉर्मल फॉर्म। यहां पर भी वही है कि थर्ड नॉर्मल फॉर्म जब अपन ले रहे हैं उससे पहले जो है दिस शुड ऑलरेडी बी इन द सेकंड नॉर्मल फॉर्म। और सेकंड नॉर्मल फॉर्म वो क्या होती है, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। इसका मतलब है थर्ड नॉर्मल फॉर्म के लिए फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म एंड सेकंड नॉर्मल फॉर्म जो कंडीशन है ऑलरेडी सेटिस्फाई होनी चाहिए, तभी अपन इस नॉर्मल फॉर्म पे शिफ्ट होंगे। ओके, यानी इसका मतलब आपने पास इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड डाटा दे दिया है कि सेकंड नॉर्मल फॉर्म तक भी अपना नॉर्मलाइज नहीं हुआ है, तो अपन थर्ड नॉर्मल फॉर्म पे शिफ्ट करेंगे। इसकी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज मैंने जो बताई थी वो याद करनी है, ट्रांजिस्टिव डिपेंडेंसी। उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। यहां पर पहली बात तो देख लीजिए, यहां पर फर्स्ट कंडीशन वो कि आपकी ये सेकंड में होना चाहिए, अपन कर चुके हैं, तो यहां कोई नई चीज नहीं है। और यहां पर नो ट्रांजिस्टिव डिपेंडेंसी, ट्रांजिस्टिव डिपेंडेंसी फॉर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स, इसको मैं विथ हेल्प ऑफ एग्जांपल करूंगा तो बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। लेकिन पहले ट्रांजिस्टिव डिपेंडेंसी वर्ड देख लीजिए, काफी स्टूडेंट्स आपको पता भी होगा, मैथ्स के पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा अलग है और डीबीएमएस के पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा डेप्थ में जाके है ये। तो पहले अपन नॉर्मल वे में देख लेते हैं क्या होता है। जैसे मान लीजिए आपके पास में ए, बी और सी नॉर्मल पर्पज से ले रहे हैं। अगर मान लीजिए जो बी जो है वो ए के ऊपर डिपेंड है और सी जो है वो बी के ऊपर डिपेंड है, तो इसका मतलब ये हो गया इन दो के ब्याह ए बी के साथ लिंकअप है, बी जो है सी के साथ लिंकअप है। इसका मतलब है इनडायरेक्ट वे में ए जो है सी के साथ लिंकअप हो गया। तो इस प्रकार की जो डिपेंडेंसी है वो ट्रांजिस्टिव डिपेंडेंसी कहलाती है। अपन डीबीएमएस के पर्सपेक्टिव से करेंगे तो थोड़ा वहां ये एक टेक्निकल चीज है, तो अपन इसको और डेप्थ में करके आपको समझाता हूं विथ हेल्प ऑफ एग्जांपल। यहां देख लीजिए ट्रांजिस्टिव डिपेंडेंसी। यहां पर पहले ये अब आपकी मेन टेबल है, ये आपकी मेन टेबल है और ये दोनों अपन ने उसके अंदर ब्रेकअप किया है, इसको बाद में बताते हैं। इस टेबल के अंदर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि ये आपका की फील्ड है, यानी की फील्ड या प्राइम एट्रीब्यूट भी कह सकते हैं अपन इसको, ये की फील्ड भी कहते हैं या प्राइम एट्रीब्यूट, स्टूडेंट आईडी। बाकी के जो है सब ये
ये जितने भी फील्ड हैं चारों, ये नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स कहलाएंगे, यानी की फील्ड नहीं है ये, समझे? ओके, नाउ एक और चीज यहां इसके अंदर अभी अपन जो यूज कर रहे हैं, इन दो कॉलम को कर रहे हैं, सब्जेक्ट जो है ये सब्जेक्ट आईडी के ऊपर डिपेंडेंट है, यानी सब्जेक्ट आईडी भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है। मेरी लैंग्वेज को ध्यान से सुनिए, सब्जेक्ट जो है नॉन प्राइम या नॉन की एट्रीब्यूट है, और सब्जेक्ट आईडी भी जो है नॉन की एट्रीब्यूट है, यानी दोनों ही नॉन की एट्रीब्यूट है। यानी यहां पर डेटाबेस के अंदर क्या हो रहा है, जब एक नॉन की एट्रीब्यूट दूसरे नॉन की एट्रीब्यूट के साथ लिंकअप होता है या डिपेंड होता है, और बाकी के जो है वो सारे के सारे की एट्रीब्यूट के साथ लिंकअप होते हैं, तो इस प्रकार की डिपेंडेंसी ट्रांजिस्टिव डिपेंडेंसी कहलाती है। थोड़ी जो मैथ्स से थोड़ा सा अलग है, तो यहाँ की और नॉन की जो वर्ड है उसके ऊपर थोड़ा फोकस करना है। तो अपन क्या करेंगे यहाँ पर इस केस के अंदर, सबसे पहले ये फाइंड आउट करेंगे, आपको गिवन कंडीशन ये कि सब्जेक्ट और ये जो दोनों ही नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, इनको लेते हुए एक टेबल सेपरेट बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए अपन एक सेपरेट टेबल बना दी, सब्जेक्ट आईडी और स्टूडेंट को लेते हुए, दोनों ही नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स को लेते हुए। लेकिन उसके साथ क्या करेंगे, प्राइम एट्रीब्यूट को तो लेना, इसको की एट्रीब्यूट को लेना तो मस्ट है। तो उस केस में क्या करेंगे, यहाँ पर स्टूडेंट आईडी और इसके साथ में इस सब्जेक्ट को छोड़ के, क्योंकि इसकी डिपेंडेंसी प्रायोरिटी इसके साथ थी, तो इस पार्ट को स्किप करके बाकी जितने भी नॉन की एट्रीब्यूट हैं वो इस टेबल के अंदर कवर अप हो जाएंगे। अब इसके साथ ऐसा होने के बाद या अब आपकी जो टेबल जो है वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट हो रही है, यानी नॉर्मलाइज्ड हो गई है। अब अपन जो लास्ट ले रहे हैं वो ले रहे हैं BCNF, बॉयज कोड नॉर्मल फॉर्म। यहां पर देख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। इस नॉर्मल फॉर्म के साथ एक नेसेसरी कंडीशन ये है कि ऑलरेडी कुछ अभी भी ऐसी एनामोलीज या ऐसी कोई जो चीज है, प्रॉपर्टीज है, जो थर्ड नॉर्मल फॉर्म के थ्रू सॉर्ट आउट नहीं हुई है, वो ऐसे डाटा हैं जो अभी भी रनिंग में आ रहे हैं, जो प्रॉब्लम दे रहे हैं, डाउटफुल है, तो उसको अपन इसके थ्रू BCNF के थ्रू सॉर्ट आउट करेंगे। तो इसकी फर्स्ट कंडीशन तो ये रहेगी कि डेटा या टेबल जो है आपके पास में, दैट शुड बी इन द थर्ड नॉर्मल फॉर्म। ओके, नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट फॉर MCQ पर्सपेक्टिव से नोट डाउन कर लीजिएगा, ये जो फॉर्म है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द 3.5 नॉर्मल फॉर्म, क्योंकि फोर्थ नॉर्मल फॉर्म एक अलग होता है, थर्ड नॉर्मल फॉर्म अलग होता है, उन दोनों के बीच में BCNF आता है। ये अभी बता चुके हैं कि ऑलरेडी टेबल आपकी थर्ड नॉर्मल फॉर्म में होनी चाहिए, कोई इशू नहीं। एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो करेक्टरिस्टिक है, ये ध्यान दीजिए, मैं इसको सब एक्सप्लेन कर देता हूं यहां पर BCNF के अंदर, कि एवरी राइट हैंड साइड एट्रीब्यूट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी शुड डिपेंड ऑन द सुपर की ऑफ द पर्टिकुलर टेबल। इसका मतलब ये है कि अगर मैं आपको ऐसे लिख के दे रहा हूं A डिटरमाइंस B, इसका मतलब है B जो है A के ऊपर डिपेंड करता है, इस तरीके से लिखा जाता है, यानी A डिटरमाइंस B। तो B आपका हो गया नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, नॉन की एट्रीब्यूट, और A आपका हो गया सुपर की होना चाहिए या की एट्रीब्यूट होना चाहिए। ये एक इसकी नेसेसरी कंडीशन है जिसको आपको इसमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट, ये जो सुपीरियर वर्जन है और ये जो है बॉयस एंड कोड जो साइंटिस्ट हैं इन्होंने इसको प्रोनाउंस किया था, तो MCQs के हिसाब से इसको थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए। अपन जो है इसको विथ हेल्प ऑफ एग्जांपल देखते हैं क्या चीज कर रहे हैं। यहां पर देख लीजिए, मैंने वहां जो आपको एक वर्ड बताया था पहले ध्यान रखने का, ओवरलैपिंग ऑफ कैंडिडेट कीज वर्ड, वो बिल्कुल इसी के अंदर ही अप्लाई होता है। कैसे हो रहा है, कर रहा है, या अभी जो फीचर बताया था कि जो की फील्ड है वो डिटरमाइंस द अदर नॉन की एट्रीब्यूट, दोनों इसके थ्रू अपन एक्सप्लेन करें हेल्प ऑफ एग्जांपल। ये एक आपकी टेबल दी गई है, स्टूडेंट, सब्जेक्ट एंड प्रोफेसर करके। यहां पर क्या दिया गया है मेन इसके अंदर कि स्टूडेंट आईडी एंड सब्जेक्ट दैट डिफाइंस द प्रोफेसर, यानी ये इसके अंदर एक तो ये कहा गया आपके पास जो फंक्शनल डिपेंडेंसी दी गई है, दोनों ये डिफाइन करते हैं कि इसके अंदर प्रोफेसर कौन सा होगा, यानी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को कौन सा, किसी स्टूडेंट और सब्जेक्ट को कौन सा प्रोफेसर टीच करवाएगा। इसके साथ एक और चीज है कि पर्टिकुलर जो प्रोफेसर है वो सिर्फ
एक ही सब्जेक्ट को पढ़ाएगा, जैसे प्रोफेसर ए है फिजिक्स ही पढ़ाएगा, प्रोफेसर बी है वो केमिस्ट्री, प्रोफेसर सी जो है बायोलॉजी, इस प्रकार से। यानी इस हिसाब से देखिए अपन पास दो फंक्शनल डिपेंडेंसी, अपन नेक्स्ट उस पर शिफ्ट करते हैं और आपको और समझा देते हैं। यहां पर आपके पास में दो फंक्शनल डिपेंडेंसीज हैं, क्या क्या है वो ध्यान रखना। स्टूडेंट आईडी एंड सब्जेक्ट, ये आपका एक की फील्ड हो गया, उसके हिसाब से ये क्या हो गया, नॉन की फील्ड हो गया। ये डिसाइड करेगा कि प्रोफेसर कौन होगा। और सेकंड जो दिया गया है ये आपका की फील्ड हो गया, और ये फिर वापस क्या बन गया, नॉन की फील्ड हो गया। ये आपकी इसके हिसाब से फंक्शनल डिपेंडेंसी है। अब मैंने जो बात की थी ओवरलैपिंग ऑफ कैंडिडेट की कैरेक्टरिस्टिक को यहां अप्लाई हो रहा है। कैसे, स्टूडेंट आईडी एंड सब्जेक्ट जो है ये तो ऑलरेडी कैंडिडेट की है, ये की फील्ड ये डिसाइड करता है कि प्रोफेसर होगा, यानी प्रोफेसर की डिपेंडेंसी इन दोनों के ऊपर है कंबाइंड। ओके, यानी ये अपने आप में कैंडिडेट की है, लेकिन ये पार्शियली जो कैंडिडेट की है यहां पर नॉन प्राइम की का भी काम कर रही है। एक तरफ तो अपन ये कह रहे हैं कि की एट्रीब्यूट है, फिर अपन कह रहे हैं नहीं ये नॉन की एट्रीब्यूट है, यानी वायलेशन ऑफ द रूल हो रहा है। कभी भी की एट्रीब्यूट नॉन की एट्रीब्यूट नहीं बनेगा, उसको अलग उस सेम टेबल में नहीं होगा, उसको अलग टेबल में बनाना, अलग टेबल में बन सकता है लेकिन सेम टेबल में सेम रिलेशन में नहीं होगा। तो अपन क्या करेंगे यहाँ पर इस ये जो दिक्कत आ रही है यहाँ पर, ये जो एनोमलीज हो रही है कर रही है, इसको यहाँ पर अपन दूर करते हैं प्रॉब्लम्स को BCNF के थ्रू। बाकी अदर के अंदर जो ये नहीं होता है, इसके अंदर अगर इस टेबल को प्लीज आप ध्यान से देखेंगे तो ये ऑलरेडी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में भी है, सेकंड के अंदर भी है और थर्ड में भी है। ये वाला जो इश्यू है थर्ड नॉर्मल फॉर्म के थ्रू सॉर्ट आउट नहीं हो सकता है। तो यहाँ अपन क्या कर रहे हैं, इस प्रॉब्लम को यानी फर्स्ट वाले पार्ट को यहाँ इसको जो लिख के चल रहे हैं अपन, इसमें से अपन ने जब इसकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना है तो ये की फील्ड है और ये सब्जेक्ट जो है दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो सब्जेक्ट नेक्स्ट में नॉन की तरह यूज हो रहा है, तो अपन क्या करेंगे इसको टू टेबल में डिवाइड कर देंगे इसको नॉर्मलाइज करने के लिए। तो इसमें से केवल स्टूडेंट आईडी लेंगे, स्टूडेंट यानी इसका ये डिफाइन कर देंगे प्रोफेसर डिपेंड्स ऑन द स्टूडेंट आईडी। ओके, तो की फील्ड के साथ क्या हो जाएगा, प्रोफेसर कनेक्ट हो जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। फिर नेक्स्ट अपन ये भी तो कह रहे हैं कि प्रोफेसर भी अपने आप में एक की फील्ड का काम कर रहा है लेकिन अलग टेबल में, अलग रिलेशन में। तो प्रोफेसर को जो है प्रोफेसर कौन से सब्जेक्ट इसको अलॉट किया हुआ या कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएगा वो अपने को इस टेबल से पता चल जाएगा। ये इसका जो रिपीटेशन हो रहा था सब्जेक्ट वाला वो खत्म हो गया, यानी ओवरलैपिंग ऑफ जो सब्जेक्ट हो रही थी कैंडिडेट की वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई। तो अब ये जो आपकी टेबल जो है कंप्लीटली नॉर्मलाइज्ड है और ये BCNF फॉर्म के अंदर अवेलेबल है। धन्यवाद। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और आगे जो है अपना MCQ से रिलेटेड जो वीडियो है, इसी चैप्टर के जो MCQs हैं 20 लेके आ रहे हैं, उसको भी देखिएगा। अपन 1 बाय 1 हर MCQ को सेपरेटली सॉर्ट आउट करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।